एक ऐसी खबर से आज की बातचीत शुरू करते हैं जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है। सोचिए आप रात में सो रहे हैं और अचानक आपके शहर पर बम गिरने लगते हैं और अगली सुबह आपको पता चलता है कि अमेरिका ने आपके देश पर हमला करके आपके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये सच में हुआ है वेनेजुएला में। हाँ, जहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके ही घर से उठा लिया। तो आज के हमारी ये जो गहरी छानबीन है, इसका मिशन बिल्कुल साफ है। हमारे पास अल जजीरा, एबीसी न्यूज और कई दूसरे स्रोतों का पूरा ब्यौरा है और इनके जरिए हम इस पूरे ऑपरेशन की परतें खोलेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ। एग्जैक्टली। इसके दो अलग अलग पहलू क्यों बताए जा रहे हैं। एक तरफ ड्रग्स के खिलाफ जंग की कहानी है और दूसरी तरफ तेल का खेल। तो चलिए इस पूरी कहानी को अनपैक करते हैं। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसका जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा। पश्चिमी गोलार्ध के 20 अलग अलग एयरबेस से 150 से ज्यादा विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। और ये कोई आम विमान नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम F-35s और F-22s जैसे सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था। नहीं, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही जाम कर दिया, पावर ग्रिड बंद कर दिया। ट्रंप ने तो ट्रूथ सोशल पे लिखा भी, और मैं कोट कर रही हूँ, कराकस की बत्तियां हमारी एक खास क्षमता की वजह से बंद हो गई थी। मतलब पूरा शहर अंधेरे में था जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरा शहर। और देखिए, ये कोई इम्पल्सिव फैसला नहीं था। नहीं, इसकी प्लानिंग 8 महीने से चल रही थी। राइट। अमेरिकी इंटेलिजेंस मादुरो की हर हरकत, हर रूटीन पर नजर रखे हुए थी। राइट। सूत्रों के मुताबिक यूएस आर्मी की जो एलीट डेल्टा फोर्स है, उन्होंने तो मादुरो के सेफ हाउस का एक हूबहू रेप्लिका बनाकर वाओ, इस अपहरण की कई बार प्रैक्टिस भी की थी। कमाल है। इनफैक्ट CIA की एक छोटी टीम पिछले साल अगस्त से ही वेनेजुएला में मौजूद थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है। बिल्कुल, उनकी दिनचर्या को समझने के लिए। और इस प्लानिंग का नतीजा देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शुक्रवार रात 11:46 पर ट्रंप अपने मारे लागो रिजॉर्ट से गो का ऑर्डर देते हैं और फिर शनिवार सुबह 2:01 तक, मतलब कुछ ही घंटों में, अमेरिकी हेलीकॉप्टर मदुरो के कंपाउंड में उतर चुके थे। और उन्होंने मदुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। हाँ, और सुबह 4:29 तक, यानी ऑपरेशन शुरू होने के 2.5 घंटे के अंदर, सिर्फ 2.5 घंटे, मदुरो एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS इवो जिमा पर थे, न्यूयॉर्क के रास्ते में। अनबिलीवेबल स्पीड। और इस पूरे मिलिट्री सक्सेस पर मोहर लगाने के लिए ट्रंप ने वो एक तस्वीर पोस्ट की। हाँ, वो तस्वीर। मदुरो आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी और एक सादे से ग्रे ट्रैक सूट में। एक देश के राष्ट्रपति को इस तरह दिखाना, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। बिल्कुल, लेकिन इस हाई टेक मिलिट्री प्रिसिजन के बीच उन लोगों का क्या जिनके घरों पर ये बम गिरे? आम लोग। हाँ, हमारे सूत्रों में आम लोगों के बयान हैं जो दिल दहला देते हैं। लिंडा उनामुमो, एक पब्लिक वर्कर, बताती हैं कि उनके घर की छत एक धमाके से उड़ गई। वो कहती हैं, मैं बहुत देर तक रोती रही। आई वॉज सो स्कैर्ड। ये बहुत दर्दनाक था। जाहिर है। कराकस से दूर हिग्वेरोटे में एक दुकानदार है, एलेक्जेंडर ऑर्टेगा। वो धमाकों की आवाज से जागे। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा शायद कोई त्योहार है और आतिशबाजी हो रही है। अच्छा। और एक 73 साल की महिला मार्गरीटा रॉड्रिगेस, उन्हें लगा कि उनकी छत पर बिल्लियां दौड़ रही हैं, लेकिन वो F-35 जेट्स के सोनिक बूम की गूंज थी। और ये सिर्फ डरावनी आवाजें नहीं थीं, इसमें जाने भी गईं। हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन हमलों में कम से कम 40 आम नागरिक मारे गए। 40 लोग। और क्यूबा की सरकारें ने भी पुष्टि की है कि वेनेजुएला में तैनात उनके 32 अधिकारी भी इन हमलों में मारे गए। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक की एक असली और काफी खूनी मानवीय कीमत थी। बिल्कुल। ओके, तो ऑपरेशन 8 महीने से प्लान हो रहा था, एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसके 2 जवाब हैं। द बिग क्वेश्चन, व्हाई? हाँ, क्यों? अमेरिका ने ये किया क्यों? जो ऑफिशियल रीजन है वो है ड्रग्स। करेक्ट। अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि मादुरो सरकार एक नार्को रिजीम चला रही थी। हाँ। आरोप ये है कि वो एक समूह के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी करते थे, जिसे कार्टेल ऑफ द सन्स कहा जाता है। कार्टेल ऑफ द सन्स, ये नाम बड़ा फिल्मी लगता है, ये है क्या असल में? हाँ, ये नाम वेनेजुएला की सेना के बड़े जनरलों और अधिकारियों को दिया गया है। अच्छा। उनकी वर्दी पर जो सूरज के निशान होते हैं, सन्स, उन्हीं से ये नाम आया है। ओके। ये करते हैं। मतलब ये कोई आम क्रिमिनल गैंग नहीं, बल्कि वेनेजुएला की मिलिट्री कमांड है। एग्जैक्टली।
और इसीलिए अमेरिका ने मादुरो के सिर पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा था। राइट, सो द ऑफिशियल स्टोरी इज क्लीन एंड सिंपल। एक ताकतवर देश एक खतरनाक नार्को टेररिस्ट नेता को पकड़ रहा है, एक हीरो वाली कहानी। बिल्कुल। बट यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस हीरो वाली कहानी के बीच में ट्रंप खुद ही विलन वाली लाइन बोल देते हैं। ड्रग्स की बात करते करते वो ओ शब्द ले आते हैं। ऑयल, तेल। ऑयल। एग्जैक्टली। और वो इसमें कुछ छुपा भी नहीं रहे हैं, उनके कोट्स बिल्कुल साफ हैं। क्या कहा उन्होंने? एक जगह वो कहते हैं कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा। हाँ, और अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाकर अरबों डॉलर खर्च करेंगी और पैसा कमाएंगी। मतलब सीधी सीधी बात, नो मिंसिंग वर्ड्स। बिल्कुल। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने हमारे तेल के अधिकार छीन लिए थे जब उन्होंने अपनी तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितना? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। सबसे बड़ा? सऊदी अरब से भी ज्यादा? हाँ, 303.2 बिलियन बैरल, सऊदी अरब से भी ज्यादा। वाओ। और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला सिर्फ इस तेल को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़ी चीज को बचाने के लिए था, पेट्रोडॉलर सिस्टम। राइट, पेट्रोडॉलर सिस्टम। ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, बट इट्स द बेडरॉक ऑफ अमेरिकाज ग्लोबल पावर, है ना? बिल्कुल। आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का समझौता है कि दुनिया भर में तेल का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होगा। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और वेनेजुएला इसे चैलेंज कर रहा था? हाँ, पिछले राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने इस सिस्टम को चुनौती देना शुरू कर दिया था। वो दूसरी करेंसीज में तेल बेचने लगे थे। तो ये हमला एक तरह का संदेश भी है? बिल्कुल। कि डॉलर को चुनौती दोगे तो यू विल पे द प्राइस। और इस तेल वाले एंगल को इस बात से और ज्यादा वजन मिलता है कि इसकी आलोचना अमेरिका के अंदर से ही आ रही है। हाँ, और वो भी ऐसी जगहों से जहां से कोई उम्मीद नहीं करेगा। जैसे ट्रंप की कट्टर समर्थक रिपब्लिकन मार्जरी टेलर ग्रीन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस हमले को अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ बताया। उनका तर्क बड़ा सिंपल था कि अगर ड्रग्स ही मुद्दा था तो हम मैक्सिकन कार्टेल पर हमला क्यों नहीं करते जो अमेरिका में फेंटानिल भेज रहे हैं? वेनेजुएला पर क्यों? दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट, क्योंकि ये ऑफिशियल नैरेटिव पर उनके अपने ही कैंप से सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, डेमोक्रेट्स भी यही कह रहे हैं। ओके। अमेरिका नहीं। तो ये ड्रग्स वाली कहानी में काफी छेद हैं। और उन्होंने तो ये भी दावा किया कि हमले के कुछ ही घंटों के अंदर वॉल स्ट्रीट के निवेशकों का एक समूह वेनेजुएला जाकर पैसा कमाने की योजना बना रहा था। So you have these two conflicting motives, drugs और तेल। पर मकसद जो भी हो, इस पूरे ऑपरेशन पर एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल लटक रहा है। हाँ, was it any of it even legal? Exactly. एक देश का दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह अगवा कर लेना, ये तो किसी और सदी की बात लगती है। लीगली एक बहुत ही विस्फोटक मुद्दा है। यूनाइटेड नेशंस के काउंटर टेररिज्म के स्पेशल रैपोर्टर बेन साउल ने अमेरिकी तर्क को अटर नॉनसेंस कहा है। अटर नॉनसेंस मतलब पूरी बकवास। हाँ, उनके मुताबिक ये यूएन चार्टर का साफ साफ उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता का अपराध है। तो अमेरिका इसे डिफेंड कैसे कर रहा है? उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये युद्ध या हमला था ही नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन का नाम दिया। अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। हाँ, उनका तर्क है कि हमने एक वांटेड अपराधी को पकड़ा है, इसलिए हमें कांग्रेस से भी पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। जाहिर है इस पर पूरी दुनिया भी दो हिस्सों में बंट गई है। बिल्कुल। एक तरफ ट्रंप के समर्थक हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने एक्स पर पोस्ट किया, लॉन्ग लिव फ्रीडम, डैम इट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को उनके बोल्ड और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए बधाई दी। और दूसरी तरफ आलोचना करने वालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। लैटिन अमेरिका के बड़े देशों ने स्पेन, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, उरुग्वे सबने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। रूस और चीन ने इसे सीधे सीधे वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला बताया है।
और जो बड़े यूरोपीय देश हैं उनका रुख काफी मिला जुला है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राइट। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, मुझे मादुरो के जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने हमले की लीगैलिटी पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। और फ्रांस ने थोड़े साफ शब्दों में कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और इस सब के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। एग्जैक्टली। तो जहां एक तरफ दुनिया इस पर बहस कर रही है, वहां वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? जब मादुरो अमेरिकी हिरासत में है तो देश कौन चला रहा है? हुज इन चार्ज? वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ओके। और सबसे जरूरी बात यह है कि देश की शक्तिशाली सेना ने भी रॉड्रिगेज को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। मतलब सेना नई सरकार के साथ है? हाँ, और उन्होंने मदुरो की रिहाई की मांग भी की है। और इसके तुरंत बाद ट्रंप का वो बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा नहीं करेगा, बशर्ते रॉड्रिगेज वो करें जो हम चाहते हैं। As long as Rodriguez does what we want। ये तो कोई छुपी हुई धमकी भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा अल्टीमेटम है। बिल्कुल, ये साफ इशारा है कि अमेरिका नई सरकार पर पूरा नियंत्रण चाहता है, खासकर तेल के ठेकों को लेकर। और वहां के आम लोग, क्या वो सड़कों पर जश्न मना रहे हैं या इस हमले का विरोध कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक जनता बुरी तरह से बटी हुई है। एक तरफ डैनियल मेडाला जैसे लोग हैं, एक 66 साल के कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कहते हैं हम इसका कब से इंतजार कर रहे थे। ऐसे लाखों लोग हैं जो मादुरो के शासन से परेशान थे। बिल्कुल। मानवाधिकारों का हनन, आर्थिक तंगी। यूएन के मुताबिक 2014 से अब तक 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। हाँ, बिल्कुल है। दूसरी तरफ कराकस की सड़कों पर मादुरो के हजारों समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद मान रहे हैं। हाँ, एक गैर कानूनी हमला, और वो अपने नेता की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो देश के अंदर भी माहौल काफी तनावपूर्ण और विभाजित है। तो अगर हम इस पूरी छानबीन को समेटें, एक हैरान कर देने वाला सैन्य ऑपरेशन, दो अलग अलग कहानियां कि ये क्यों हुआ, ड्रग्स या तेल। एक ऐसी दुनिया जो इस मुद्दे पर साफ तौर पर बटी हुई है। और इन सब के बीच वेनेजुएला, जिसका भविष्य अब बिल्कुल अनिश्चित है। दिस रेजेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी। हमारे सूत्रों में एक अहम जानकारी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह आरोप भी लगाया था कि वो रूस, चीन और हिजबुल्ला जैसे अमेरिका विरोधी समूहों के साथ साठगांठ कर रहा है। अब जब अमेरिका ने ये कदम उठा लिया है, तो आखिरी सवाल ये है कि क्या इस ऑपरेशन ने वेनेजुएला को अमेरिका के दुश्मनों से दूर किया है, या अनजाने में उन्हें उनकी गोद में और भी ज्यादा धकेल दिया है? राइट। क्या लैटिन अमेरिका में अमेरिका एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना बैठा है, जहां रूस और चीन को उसके ही बैकयार्ड में एक नया और शायद ज्यादा दोस्ताना ठिकाना मिल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।